वेलफेयर इंस्पेक्टर कोटा डिवीजन के इस पेपर में पार्ट 3 में आपका स्वागत है साथियों। और 67 तक हमने इसमें सोल्व कर लिया था। 68 की तरफ हम बढ़ते हैं। 68 बहुत प्रश्न है। 68 बहुत अच्छा प्रश्न है। विच इज नॉट द मेंबर ऑफ प्रेम। कई बार यहाँ प्रेम की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो प्रेम की फुल फॉर्म पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न के अंतर्गत ही दी गई है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार ये प्रेम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आपको ये फुल फॉर्म भी ध्यान होना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट ग्रुप। कौन है प्रेम? प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी। प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी समूह का सदस्य नहीं है। कौन सदस्य नहीं है? तो यहाँ मान्यता प्राप्त जो यूनियन होती है ये समूह का सदस्य होती है। ओबीसी एसोसिएशन होती है, वो भी इसका प्रबंधन में समूह का सदस्य होती है। और एसटी एससी एसोसिएशन होती है, वो भी होती है। जो यहाँ इंजीनियर एसोसिएशन दे रखा है, इंजीनियर एसोसिएशन जो दे रखा है वो इसमें भागीदार नहीं होती है। इंजीनियर एसोसिएशन एक अलग एसोसिएशन होती है, तो ये इसमें भागीदार नहीं होती है। तो ऑप्शन बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिटेशन ऑफ एम्प्लॉइज सर्विस रिकॉर्ड। रेलवे कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड के अवधारण की अवधि क्या है? तो ये अवधारण की जो अवधि है वो रेल कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड के अवधारण की अवधि है, ये परमानेंट होती है। ये आपके परमानेंट होती है, परमानेंट होती है, स्थायी होती है। तो यहाँ जो डी ऑप्शन जो यहाँ है आपका परमानेंट स्थायी, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 की बात करें, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग लीव्स आर परमिशिबल फॉर ट्रांसफर फॉर हेडक्वार्टर लेस देन 1000 किलोमीटर। यानी 1000 किलोमीटर से कम पर मुख्यालय स्थानांतरण होने पर कितने दिनों की ज्वाइनिंग लीव की अनुमति है? तो ये बहुत ही प्रश्न अच्छा है साथियों। इसमें हम ये कर सकते हैं, यदि आपके जो ये म्यूचुअल ट्रांसफर और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की बात नहीं है। यहाँ जो प्रशासन आपका ट्रांसफर करता है, प्रशासनिक आधार पे जो आपका ट्रांसफर होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यदि उसकी दूरी आपके एक किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक है, तो इसमें आपको 10 दिन का टाइम मिलता है। 10 दिन का टाइम मिलता है, यानी 10 दिन की छुट्टी मिलती है आपको। और 1000 से आपके ये किलोमीटर 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी है, तो यहाँ पे आपको 12 दिन का समय मिलता है। और यदि हम 2000 से अबोव किलोमीटर है, 2000 से अबोव है, तो यहाँ पर आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली दो बात जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि यदि मान लीजिए आपकी दूरी है जो 2000 किलोमीटर से, ये अलग से है, ध्यान रखना है आपको इस प्रश्न में। अलग से ध्यान रखना यह है कि मान लीजिए आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव है और आप ट्रेन से के अलावा ट्रेन से या बस से नहीं जा करके बाई एरोप्लेन जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, तो फिर ये आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है जब आप एरोप्लेन से जाते हैं तो। लेकिन ये दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ ये है कि मान लीजिए ये जो टाइम ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, इनमें से आप बचा लेते हैं टाइमिंग, या जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन से गए और आप एक ही दिन में पहुंच गए, दूसरे दिन आपने वहां ज्वाइनिंग कर लिया, एक दिन में आपका काम हो गया, तो 11 दिन का टाइमिंग मिला। तो ये 11 दिन की जो छुट्टियां हैं
वो आपके LAP में काउंट कर दी जाएगी, वो आपके LAP में जोड़ दी जाएगी। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ 1000 कम किलोमीटर की बात हो रही है, तो 1000 कम किलोमीटर के लिए 10 दिन का टाइम है, तो अपन यहाँ 10 दिन ले लेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात हो रही है अपने व्हाट डज यू इन यूपीआई स्टैंड फॉर। तो यूपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो आपको आनी चाहिए। तो यू के लिए यूनिफाइड हो जाएगा, पी के लिए पेमेंट्स हो जाएगा, और आई के लिए इंटरफेस हो जाएगा, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने यू का मतलब पूछा है, यू किसके लिए स्टैंड कर रहा था, यू यूनिफाइड है। अब ये यूनिफाइड है जो आपके ऑप्शन बी में है यहाँ, तो ये बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सुपरहिट प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। हम इस प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज ए करंट परसेंटेज ऑफ एक्स सर्विसमैन कोटा इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में लेवल 1 की सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों हेतु कोटा का वर्तमान प्रतिशत क्या है। तो जो लेवल 1 होता है वो आपका ग्रुप डी का होता है, लेवल 1 होता है वो जो आपका ग्रुप डी का होता है, और इसकी बेसिक 18,000 होती है, आप ये जानते भी हैं, लेवल 1 में आते हैं। तो यहाँ जो पूछा गया है, जो एक्स सर्विसमैन कोटा है उसके बारे में बात चल रही है। तो एक्स सर्विसमैन जो कोटा है सीधी भर्ती में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो सीधी भर्ती कोटा है, वो ग्रुप डी की हम बात करें तो ग्रुप डी में तो है 20% है, और ग्रुप जो सी है उसमें ये 10% है, उसमें ये 10% है, उसमें ये 10% है। तो यहाँ जो 20% दे रखा है वो ग्रुप डी के लिए दे रखा है, और ये 10% है जो ग्रुप सी के लिए दे रखा है, और ये 7.5% है जो एसटी का रिजर्वेशन है, इसमें एसटी का रिजर्वेशन है, अनुसूचित जनजाति का, और ये जो 15% है ये एससी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, ये रिजर्वेशन का प्रतिशत है सीधी भर्तियों में। और ये 10% एक्स सर्विसमैन के लिए है सी में, सी कैटेगरी में, और 20% डी कैटेगरी में। तो यहाँ डी कैटेगरी के लिए यहाँ पूछा गया है लेवल 1 के लिए, तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो 20%, वो 20% आपका आंसर होगा। तो यहाँ अपन ऑप्शन ए ले लेंगे, यहाँ अपन ऑप्शन ए ले लेंगे। तो 72 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, व्हाट पोस्ट ऑफ रेलवे डज नॉट कंप्राइज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट इन सिलेक्शन। रेलवे के किस पद के चयन में एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल नहीं है। रेलवे के किस टेस्ट में, किस पद के चयन में एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल नहीं है। तो ये जो गुड्स गार्ड है, जो एक गुड्स गार्ड है, इसके टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। सहायक स्टेशन मास्टर में ये होता है, सहायक लोको पायलट में भी होता है, तो ये जो गुड्स गार्ड होता है इसके टेस्ट में ये शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, यहाँ नेशनल पेंशन सिस्टम की बात हो रही है। तो ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ये 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए
लागू है। ये जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 1/1/2004 के भर्ती हुए कर्मचारियों के बाद के लिए है। तो ये पहले जो एनपीएस था, वो न्यू पेंशन स्कीम था। न्यू पेंशन स्कीम था। बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और इसको नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया गया। तो यह जो 1/1/2004 के बाद जो भर्ती हैं उन कर्मचारियों के लिए ये लागू है। इसमें जो कर्मचारी का है वो 10% बेसिक प्लस डीए शामिल होता है। 10% बेसिक प्लस डीए शामिल होता है और नियोक्ता द्वारा, यानी आप रेलवे में तो रेलवे द्वारा 14% प्लस डीए होता है। तो ये वर्तमान कंडीशन इसकी ये है। इसके अलावा इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इसमें 2 टायर होते हैं। 2 जो योजना के स्थिर हैं वो 2 टायर्स होते हैं। टायर 1 और टायर 1, यानी 2 टायर होते हैं, 2 टायर्स होते हैं, 2 टायर्स होते हैं, स्तर 1 और स्तर 2। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया हाउ मेनी टायर्स आर इन एनपीएस स्कीम फॉर गोल। भारत सरकार की एनपीएस योजना में कितने स्तर हैं? तो ये 2 स्तर हैं, 2 टायर होते हैं, इसमें 2 स्तर होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, व्हाट नंबर ऑफ फुल सेट प्रिविलेज पासेज इन ए ईयर इन एडीआरएम एंटाइटल टू। अपर मंडल रेल प्रबंधक एक वर्ष में सुविधा पासों के कितने पूर्ण सेट के लिए पात्र हैं? तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये ग्रुप ए व बी ये अधिकारी वर्ग में आते हैं। तो इनको जो पासों के सेट मिलते हैं वो ज्वाइनिंग के समय से ही 6 सेट पास पर ईयर दिए जाते हैं। 6 सेट पास पर ईयर दिए जाते हैं। और जो ग्रुप सी व डी हैं, ग्रुप जो सी व डी हैं उनको 5 साल की सर्विस तक एक सेट दिया जाता है। उनको 5 साल की सर्विस तक एक सेट दिया जाता है और 5 साल के बाद उनको 3 सेट पर ईयर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रुप बी के मामले में पूछा था, यानी एडीआरएम साहब। तो चाहे वो एडीआरएम साहब हो, डीआरएम साहब हो, यानी जो ग्रुप ए व बी के आते हैं उनको 6 सेट पास पर ईयर ज्वाइनिंग टाइम से ही 6 सेट पास पर ईयर दिए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटीओ के मामले में यहाँ बहुत ही नॉर्मल बात है। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर की बात करें तो पीटीओ चाहे ग्रुप सी व डी हो, चाहे ग्रुप ए व बी हो, सभी को 4 सेट पर ईयर ज्वाइनिंग टाइम से ही 4 सेट पर ईयर मिलते हैं। तो यहाँ तो आपका 75 में सी आंसर हो जाएगा 6 सेट। चलिए 76 है, एट वाट एडिशनल ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे इज ओवर टाइम पेड इफ वर्किंग हॉर्स आर बियॉन्ड स्टेटरी
हाउस यदि काम के घंटे वैधानिक घंटों से परे है तो ओवर टाइम का भुगतान साधारण दर से कितना और अतिरिक्त दर से किया जाता है? तो वो 100% किया जाता है साथियों। वो आपके 100% 100% किया जाता है, वो 100% किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, रेल मिशन कर्मयोगी बिलोंग्स टू। रेल मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो ये जो आपका ट्रेनिंग टू फ्रंट लाइन स्टाफ है, फ्रंट लाइन कर्मचारियों को पर्सन, इससे संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रंट लाइन कर्मचारियों को प्रशिक्षण से संबंधित है। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी ये फ्रंट कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ डी आंसर आपका 77 में डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, व्हाट डज टीडीआर स्टैंड फॉर इन रेलवे टिकटिंग। रेलवे में टिकट के लिए टीडीआर क्या है, यानी टीडीआर की आपको एब्रीविएशन बतानी है यहाँ। तो यहाँ पे जो टीडीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, टी से आपका टिकट हो जाएगा, डी से आपका डिपॉजिट हो जाएगा और आर से आपकी रिसिप्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, व्हाट आर द करंट परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस रेस्पेक्टिवली। जैसा कि एनपीएस के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, वर्तमान में एनपीएस सरकारी और कर्मचारी का योगदान क्रमशः वेतन का कितना कितना है। तो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था, सरकार का 14% है और कर्मचारी का 10% है। सरकार का 14% है और कर्मचारी का 10% है। ये मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर बहुत ही फेमस है, और ये जब आप आरआरबी आरआरसी की तैयारी कर रहे होंगे उसी समय रट गया होगा आपको, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सुपरहिट प्रश्न है, और दिवस से संबंधित 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं। इस पेपर में भी दिवस से संबंधित 2 प्रश्न हैं, उसके अलावा एक राजभाषा में, और 2-3 प्रश्न यहाँ दिवस से संबंधित हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको जब आप लोग आरआरबी या आरआरसी की तैयारी कर रहे होंगे उसी समय आपके ये रट गया होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, 80 में बी। प्रश्न नंबर 81 है, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ केपीआई इन इंडियन रेलवेज। अब यहाँ पे आपको केपीआई की एब्रेसिव बतानी है, फुल फॉर्म। तो केपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके के से की हो जाएगा, पी से परफॉर्मेंस हो जाएगी, और आई से इंडिकेटर्स हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन यहाँ आपका एक्यूरेट बैठता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट राजभाषा डिपार्टमेंट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ। केंद्र सरकार में राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये राजभाषा का प्रश्न है जो कि एक्स्ट्रा है, इसका आप लुत्फ उठाइए, यानी बिल्कुल टिक मारिए इसके। तो आप ये गृह मंत्रालय यहाँ ले सकते हैं, होम अफेयर्स। ऑप्शन सी यहाँ आपका एक्यूरेट आंसर बैठेगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये राजभाषा विभाग आता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर है। प्रश्न नंबर 83 है, इन कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ एमएससीपी ट्रेनिंग पीरियड इज अकाउंट्स एज। एमएससीपी के प्रयोजन के लिए सरकारी सेवा की गणना में प्रशिक्षण अवधि को कितना माना जाता है। यहाँ एमएससीपी से मतलब मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम से है, जो कि आपके 1/9/2008 को रेलवे में आई थी। इसका पूर्व में मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
यहाँ जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि एमएससीपी प्रयोजन के लिए एहरकारी सेवा की गणना में प्रशिक्षण अवधि को कितना माना जाता है, तो ये कुछ नहीं माना जाता है। यहाँ जो आंसर लेंगे वो नॉट अकाउंटेंट लेंगे, नॉट अकाउंटेंट लेंगे, नॉट अकाउंटेड। तो यहाँ पे आंसर जो लेंगे वो कुछ नहीं माना जाता, ऑप्शन सी लेंगे अपन यहाँ आंसर। प्रश्न नंबर 84 है, प्रेजेंटली चेंज इन कैडर फ्रॉम टेक्नीशियन टू मिनिस्ट्रियल पोस्ट इज अलाउड विथ द परमिशन ऑफ। वर्तमान में टेक्नीशियन से मिनिस्ट्रिपल पद के लिए कैडर परिवर्तन के लिए किसके द्वारा स्वीकृति दी जाती है? तो यहाँ अनुमति नहीं है, डीआरएम, जीएम, पीसीपीओ साहब नहीं, नॉट परमिटेड। तो नॉट परमिटेड अपन यहाँ आंसर ले लेंगे, डी ऑप्शन यहाँ एक्यूरेट बैठ रहा है 84 में डी। 85 में चलते हैं, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन लेवल 6 ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर कैडर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्मचारी और कल्याण निरीक्षण के लेवल 6 में सीधी भर्ती कोटा का प्रतिशत क्या है? तो ये 15 और 35 और 50, तो ये 15 है, ये सीधी भर्ती कोटा का प्रतिशत है। तो इस हिसाब से हम देखें तो 15% आपके ए ऑप्शन में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ 85 में ए आंसर हो जाएगा 15%। और 86 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, व्हाट इज पी ऑफ प्राण? यहाँ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये आपके 12 नंबर 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। एक होता है आपका पीपीएएन, ये परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, ये आपके 16 डिजिट का होता है। और इसके अलावा आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड भी 12 अंक का होता है, 12 डिजिट का होता है। पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड भी आपके 10 डिजिट का होता है। और डिजिट से संबंधित पीएल नंबर भी पूछा जाता है, लेकिन वो टेक्निकल के लिए है। प्राइस लिस्ट नंबर पीएल नंबर होता है, वो टेक्निकल में आता है, स्टोर से संबंधित है। यहाँ पूछा नहीं जाता है वेलफेयर इंस्पेक्टर में। ये आपके 8 अंक का होता है, 8 डिजिट का होता है। यहाँ पूछा क्या है, यहाँ प्राण का पी का मतलब पूछा है, तो यहाँ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। तो पी का मतलब यहाँ परमानेंट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में है, परमानेंट। डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 की बात करें, रिक्वायर्ड बेंचमार्किंग पॉइंट्स फॉर असेटिंग सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इज। वरिष्ठ अनुभाग अभियंता एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद के लिए उपयुक्तता के लिए आवश्यक बेंचमार्क क्या है? तो उनके लिए जो आवश्यक बेंचमार्क है वो यहाँ जो वेरी गुड में मिलते हैं आपको 8, गुड में मिलते हैं आपको, गुड में मिलते हैं 6, और एवरेज में मिलेंगे आपको, एवरेज में मिलेंगे 4, और एक्सीलेंट बोल सकते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग उसके मिलिए, आउटस्टैंडिंग के लिए मिलेंगे आपको 10। तो यहाँ जो उत्तर है वो वेरी गुड का है, 8 का है, तो 8 यहाँ ले लेंगे अपन, ऑप्शन डी यहाँ एक्यूरेट है। 88 है, करंटली विच इज नॉट द पेंशन फंड मैनेजर पीएफएम, पीएफएम पेंशन एफ से फंड मैनेजर इन एनपीएस टायर 1 स्कीम फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के लिए कौन एनपीएस टीयर 1 में पेंशन फंड मैनेजर पीएफएम नहीं है, एसबीआई है, एलआईसी है, यहाँ जो रिलायंस नहीं है, यूटीआई भी है, तो ऑप्शन सी यहाँ अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 89 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार समझने के बाद कभी आपकी भविष्य में गलती नहीं होगी। इस प्रश्न को मैं यहाँ समझा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से।
अगर इसको आप समझ लेते हैं तो कभी भी इस प्रश्न के पेपर में आने से कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। इफ ये पेंशनर गेट्स 85 ईयर्स ऑफ एज एंड हर बेसिक पेंशन इज एनहांस्ड बाय, यदि किसी पेंशन भोगी की आयु 85 वर्ष हो जाती है तो उसके मूल पेंशन में कितनी वृद्धि होती है। तो हम इसको हिसाब से लेंगे। हम शुरुआत करेंगे 80 से 85 के लिए करेंगे। तो 80 से 85 के लिए 20% होती है और 85 से 90 के लिए ये 30% हो जाती है और फिर इसके बाद ये 90 से 95 के लिए ये 40% हो जाती है। उसके बाद ये 95 से 100 के लिए ये 50% हो जाती है और फिर 100 से अबोव के लिए ये है 100 से अबोव के लिए 100% हो जाती है। तो यहाँ किसी पेंशन वो क्या 85 वर्ष हो जाती है यानी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर ये 85 से 90 के बीच में तो मूल पेंशन में कितनी वृद्धि होगी, तो फिर ये 30% के दायरे में आ जाएगा। 85 से 90, यहाँ 85 दिया हुआ है तो फिर ये 30% यहाँ ले लेंगे, तो ये ऑप्शन 30% यहाँ अपना राइट हो जाएगा। इस फॉर्मूले से इसको निकाला जाता है, इस फॉर्मूले के तहत इसका उत्तर निकाला जाता है। तो अब अगर यदि आपको ये जो 50% है, ये 50% का हम कहाँ लेंगे, इसका लेंगे हम 95 से 100 तक लेंगे और ये जो 20% है इसका हम 80 से 85 के बीच में लेंगे। तो यहाँ अपन सी आंसर ले लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 90 है, व्हाट इज रक्षक इन रेलवे, रेलवे में रक्षक क्या है। तो ये सेफ्टी डिवाइस फॉर पेट्रोलमैन के लिए सुरक्षा उपकरण। डी ऑप्शन अपने यहाँ ले लेंगे, पेट्रोलमैन के लिए सुरक्षा उपकरण। जो रक्षक है रेलवे में, रक्षक क्या है, तो सेफ्टी डिवाइस फॉर पेट्रोलमैन। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिवस से संबंधित है। राष्ट्रीय दिवस पूछा गया है कि राष्ट्रीय व्हाट इज नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एक यहाँ 5 जून का पूछा था जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है। तो ये 2 दिवस इस पेपर में पूछे गए हैं राजभाषा के अलावा। तो चलिए यहाँ अपन सी ऑप्शन ले लेंगे 21 अक्टूबर। इसका मतलब यह है कि दिवस भी आपको देखने हैं, दिवस से संबंधित भी 1-2 प्रश्न वेलफेयर इंस्पेक्टर के पेपर में आते रहते हैं। राजभाषा में तो आता ही आता है, सुपरहिट है 14 सितंबर और 10 जनवरी आपके अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये दोनों तो सुपरहिट है ही हैं। इसके अलावा ये 31 अक्टूबर का पूछा गया है और 5 जून का पूछा गया है। 92 में चलते हैं, व्हाट डज डीडीओ स्टैंड फॉर, यहाँ डीडीओ की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो डीडीओ से यहाँ डी से हो जाएगा ड्राइविंग एंड, फिर आ जाएगा एंड, फिर डिस्बर्सिंग ऑफिसर। तो ये ऑप्शन ए जो ये है यहाँ, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये उड़ियन के अंतर्गत आते हैं यानी एविएशन। 93 में ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 94 है, पैटर्निटी लीव कैन बी गारंटेड विथ इन ऑफ चाइल्ड्स बर्थ, पितृत्वावकाश बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर भीतर ले लेनी चाहिए। जो ये पैटर्निटी लीव मिलती है, ये जब
महिला जब रेलवे एम्प्लॉय है उसकी पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके डिलीवरी पीरियड से 6 महीने की अवधि तक 6 महीने की अवधि तक उसको ले लेना चाहिए, जो कि पर बच्चे पर चाइल्ड 15 दिन की मिलती है। और ये 2 बच्चों पर अधिकतम मिलती है, 15-15 मिलती है 2 बच्चों पर। तो एक बच्चे की 15 मिलती है, तो ये डिलीवरी पीरियड से 6 मंथ के बीच इसको ले लेनी चाहिए। यदि 6 मंथ तक आप नहीं लेते हैं तो फिर ये लैप्स हो जाती हैं, और ये 2 बच्चों के जन्म पर मिलती है, शुरू के 2 बड़े बच्चों पर जन्म के मिलती है 15-15 दिन की। तीसरे बच्चे के जन्म पर आपको नहीं मिलेगी। तो ये 15 दिन की मिलती है पर चाइल्ड के हिसाब से। 2 बच्चों के लिए ये 30 दिन हो जाती है, 2 बच्चों के लिए 30 दिन हो जाती है। तो इसको 6 महीने के भीतर ले लेना चाहिए, अन्यथा ये लैप्स हो जाती है। तो यहाँ जो टाइम है वो 6 मंथ अपन ले लेंगे, 6 मंथ। यहाँ सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 पे, व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ वर्क horse equivalent is mandatorily required by an establishment having 30 or more employees to train act apprentice as per the act। अधिनियम के अनुसार एक्ट अप्रेंटिसों को प्रशिक्षित करने के लिए 30 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान द्वारा अनिवार्य रूप से समकक्ष कार्यबल के कितने प्रतिशत की अनिवार्यता है। तो ये 2.5% है साथियों, ये आपके 2.5% है, या इसको अपन यूं कर सकते हैं 2.5%। एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 2.5 आप अपने ऑप्शन सी में ले लेंगे। 96 है, व्हाट इज द स्टेचुटरी हाउस लिमिट फॉर इंटेंसिव क्लासिफिकेशन। गहन वर्गीकरण के लिए वैधानिक घंटों की सीमा क्या है। गहन वर्गीकरण के लिए वैधानिक घंटों की संख्या, वैधानिक घंटों की संख्या क्या है। तो ये इंटेंसिव के लिए 45 है, और कंटिन्यूस के लिए 54 है, और ईआई के लिए 75 है। तो यहाँ अपन 45 ले लेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कितने सदस्य हैं। तो वो 2 सदस्य हैं, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। यानी सीएटी कैट का पूछा है, कैट की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ये हिंदी में है, अंग्रेजी में इसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी, 1 नवंबर 1985 को हुई थी। इसकी जो मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ है, वो आपके न्यू दिल्ली में है, और इसकी जो प्रारंभिक फीस रखी गई थी वो 50 रुपए रखी गई थी। और इसकी जो कैट की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि जो ये प्रशासन के साथ कर्मचारियों के विवादित मुद्दे थे उनको तीव्र गति सुलझाने के लिए कैट की स्थापना की गई थी। और यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कैट के निर्णय के विरुद्ध कहाँ जाते हैं। तो हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो कैट के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सदस्यों की संख्या पूछी थी, तो 2 सदस्य हो जाएंगे। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी एक्यूरेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, हु इज द अथॉरिटी टू सेक्शन एक्स ग्रेटिया अमाउंट टू एम्प्लॉइज डाइड इन कोर्स ऑफ रेलवे ड्यूटी। रेलवे ड्यूटी के दौरान मारे गए कर्मचारियों को अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का अधिकारी कौन है। तो यहाँ पे अपन डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक, डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक, डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम साहब यहाँ अधिकारी हो जाएंगे, डीआरएम साहब। तो यह राइट आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 99 है, व्हाट इज मिनिमम फैमिली पर्सन इन रेलवे। रेलवे में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन क्या है। तो ये न्यूनतम पारिवारिक पेंशन आपके 9,000 रुपए प्लस डीए, 9,000 रुपए प्लस डीए। तो ये आपका ऑप्शन ए, यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका ए
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्सन नंबर 100 है, व्हाट आर रोस्टेड एंड स्टैट्यूटरी हाउस ऑफ कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन अंडर HOER रेस्पेक्टिवली। HOER के तहत निरंतर वर्गीकरण में रोस्टेड एवं वैधानिक घंटे क्रमशः क्या है? रोस्टेड एवं वैधानिक घंटे, तो रोस्टेड हो जाएंगे आपके 48 और वैधानिक घंटे मैंने अभी आपको ऊपर बताया 45 इंटेंसिव के, 54 कंटिन्यूस के और 75 EI के। तो यहाँ पे कंटिन्यूस का पूछा है तो 54 ले लेंगे, तो यहाँ 54 हो जाएगा। तो ये 48 और 54, तो ये ऑप्शन आपके डी में है 48 54, तो ये डी आंसर हो जाएगा आपका। चलो साथियों, ये कोटा डिवीजन का आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर हमने सोल्व कर लिया है और इस पेपर को हमने 4 भागों में सोल्व किया है। फर्स्ट पार्ट जो लिया है वो राजभाषा का लिया है। राजभाषा का जो वीडियो बनाती है राजभाषा वो अलग से बनाती है, राजभाषा की अलग से तैयारी करवाती है। राजभाषा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सभी विभागीय परीक्षाओं में आता है राजभाषा, तो राजभाषा के लिए अलग से हम वीडियो बनाते हैं। उसके बाद जो 100% थे उनको 3 पार्ट्स में हमने इस वीडियो में लिया है। पार्ट फर्स्ट में हमने 33 तक लिया है, दूसरे पार्ट में हमने 67 तक लिया है और तीसरे में हम 68 से 100 तक लिए हैं। तो आप तीनों पार्ट का देखें वीडियो और अध्ययन करें और करते रहिए अपनी तैयारी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय रेलवे।